Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, from today onwards we are going to discuss one of the very important topic from your engineering mathematics, and the topic which we are going to discuss today is going to be differential equation. तो differential equation का अगर मैं वेटेज देखूं गेट में तो आप ये मान के चलो इसमें से ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं होगा इधर यू आर सिटिंग इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, पीआई कि कायदे से आपका एटलीस्ट एक प्रॉब्लम 1 मार्क का या 2 मार्क्स का कहाँ से ना आए, डिफरेंशियल इक्वेशन से ना आए। तो मैं ये मान के चलूंगा कि पूरे के पूरे मैथ्स का ही है, या फिर मैं बोलूँ आपके पूरे के पूरे इंजीनियरिंग सिलेबस का कहीं ना कहीं इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं इसकी महिमा गान करूं तो थोड़ा सा यहां से समझ सकते हैं कि 2006 और 2007 से पहले एक्चुअली में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके गेट की सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। इसका मतलब 2006 और 7 से पहले केवल आपके कोर सब्जेक्ट्स, आपके कोर सब्जेक्ट्स जो थे आपके गेट के सिलेबस में थे, किसी भी ब्रांच के बारे में बात करो, बट द मैथ्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ द गेट सिलेबस एट ऑल। यार उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम पूछे जाते थे जबकि आपका मैथ्स आपके सिलेबस में था ही नहीं। उस समय भी ये रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे 2005, 4, 3, 2, 1 जब कायदे से गेट आप के सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स था ही नहीं तब भी लगातार पूछे गए हैं। तो यार अब तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है तो चांसेस बढ़ते हैं, और बढ़ते क्या है, अगर आप 2006 से अगर 2019 तक के क्वेश्चंस का अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ऑलमोस्ट चांसेस एक प्रॉब्लम कहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आने से कहीं ना कहीं इज इन बिटवीन 95% टू 100%। तो आप ये मान के चलेंगे कि आप फ्री के आप 1 से 2 मार्क लेने जा रहे हैं, बिकॉज एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न डेफिनेटली आई विल कंसीडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? ध्यान देंगे अगर पूरा का पूरा अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेसन प्लान देखेंगे कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली कैसे कवर करने जा रहा हूं, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने टोटल 8 पर्टिकुलर डिफरेंट सब सेगमेंट्स में क्या करने हैं, बाइफरकेट करने हैं और इंडिविजुअली उसको डील करने हैं। तो सबसे पहला जो क्या होगा सब सेगमेंट इनसाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोना बी डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करूंगा। तो एक्चुअली में मैं यहां ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी एक इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोलने जा रहे हैं, या किसी भी एक इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे क्वालिफाई होने के लिए बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस ऑफ द पार्ट्स इन द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। तो मैं यहां डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को या किसी भी एक इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे। सो हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पार्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करूंगा। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते पढ़ते में बच्चा एक टाइम पे बोर हो जाता है, लगता है सर काहे करा रहे हो आप, कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना है, कभी आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए क्या करना है, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती कि कायदे से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया कहां से, और डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते क्यों हैं, और इसके पीछे बेसिक फिनोमिना क्या है। बट एनीवेज आपको ये शायद ज्यादा लगेगा, बट हियर आई एम गोइंग टू प्रिसाइजली टॉक अबाउट द नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक नीड क्या थी किसी भी एक मॉडल को प्रॉपरली क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। बट एनीवेज विल गो इनटू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ इट। क्योंकि यही एक पार्ट है जिसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सो यू विल क्रिएट योर चार्म ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड एट द सेम टाइम in third part we'll be discussing about the different types of the differential equation, and here we are going to discuss about the two type of the differential equation which includes the ordinary differential equation as well as what partial differential equation. तो यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, basically here I'll be discussing the two type of the differential equation which includes ODE, ordinary differential equation, and PDE. We'll see what is the basic understanding of the ODE, what is the basic understanding of PDE, from where they have been evaluated, और ODE और PDE किसी भी differential equation को देख के आप जज कैसे करेंगे whether it falls under the ODE or whether it falls under the PDE. And in the next segment we are going to discuss about the order and the degree of the differential equation. So अगर आपका differential equation या तो ordinary differential equation हो सकता है या partial differential equation हो सकता है, अब मैं उसको क्या करूंगा, सब डिवाइड करूंगा इन
इनके टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स एंड डिग्रीज के. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इन दिस सेगमेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच कुड बी ordinary differential equation and at the same time it could be partial differential equation. So here we are going to discuss about the order and the degree offered by the different kind of the differential equation. And similarly in the fifth segment of this particular sub consistent, यहाँ मैं देखने जा रहा हूँ the linear type of the differential equation. एक किसी भी differential equation को एक linear differential equation क्यों बोला जाता है, और ये ध्यान देना is very very important in your engineering. तो आप अगर आप electrical electronics engineering के अगर स्टूडेंट हैं तो आप ये मान के चलेंगे जितने भी सर्किट्स होंगे, चाहे वो RLC बेस्ड हो, चाहे वो RL बेस्ड हो, चाहे RC बेस्ड हो, केवल 3-4 एलिमेंट ही तो हो सकते हैं आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. आपको ये पता चलेगा आप कोई सभी एक सर्किट बना लेंगे, तब आप KVL लगा लो, KCL लगा लो, जो भी इक्वेशन आपके हाथ में आएगा दैट विल बी श्योर सॉर्ट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने से पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, और एक किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोला जाता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फिफ्थ सब सेगमेंट. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में अगर मैं आता हूं, सो विच इज नथिंग बट द सिक्स्थ सेगमेंट. हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर बाय द वे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर आपने क्या किया, वहां से कोई एक इक्वेशन रिट्रीव किया है, तो इक्वेशंस को आप कितने पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं. और एनीवेज इसको मैं 2 पार्ट में सब डिवाइड करूंगा. एक होगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, मैं इसको बोलने जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, और एक होगा इसका पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इसी सेगमेंट में अब मैं आऊंगा 7th में, और यहां मैं बात करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मींस यू विल हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या करना है, उनके वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करते हुए एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता हूं, सेटिस्फाई करता हूं. तो एज फार एज द 7th सेगमेंट इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच फॉल्स अंडर द ऑर्डर ऑफ 1 एंड डिग्री ऑफ 1. तो यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं जो किस रेंज में फॉल कर रहे हैं, जिनका ऑर्डर क्या है 1 है और जिनकी डिग्री क्या है 1 है. एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेवरल मेथड्स which includes variable separable and similarly homogeneous form of the differential equation, reducible to the homogeneous form of the differential equation, Leibniz form of the differential equation, reducible to the Leibniz form of the differential equation, and the last is gonna be the exact form of the differential equation. We are going to discuss inside the 7th part. तो यहाँ ध्यान देंगे, मैं केवल अपने आप को क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्ट करूँगा उन कैलकुलेशंस के लिए जो कायदे से क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिनका ऑर्डर क्या है 1 है और डिग्री फॉल करता है कहाँ 1 पे. सिमिलरली इसी सेगमेंट में मैं कहाँ जाऊंगा, लास्ट पार्ट में आऊंगा, एंड हियर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच फॉल्स अंडर द हायर ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका मतलब मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1 से बड़ा है, बट स्टिल द डिग्री इज फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 1. तो इसका मतलब आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हायर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट स्टिल द डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉल्स अंडर द 1 इटसेल्फ. तो यार एक चीज ध्यान देंगे, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैंने जो प्लान किया है ये 8 डिफरेंट पार्ट में प्लान किया है, और यहां ध्यान देना प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस पूरे के पूरे 8 सेगमेंट में साथ में लेके चलूंगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में गेट के प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी मैं इस पूरे के पूरे 8 सेगमेंट में साथ में लेके चलूंगा. तो एज सच में कोई अलग सेगमेंट यूजुअली जो अभी तक बनाते आ रहा था, कोई अलग सेगमेंट में किसके लिए नहीं लेने जा रहा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए नहीं लेने जा रहा, ना ही मैं अलग सेगमेंट किसके लिए लेने जा रहा हूं, गेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लेने जा रहा हूं. साथ में जहां पे मुझे लगता है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ेगी, आई विल टेक प्लेंटी नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और जहां लगता है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए या बैकअप करने के लिए अगर मेरे को गेट के क्वेश्चंस लेने की जरूरत पड़ेगी, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक दोस प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इज इट पार्ट क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब मैं आने जा रहा हूं सबसे पहले डेफिनेशन पे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. सो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक नीड क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने की, या फिर एक इक्वेशन को आप कब क्या बोल सकते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं. तो इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है डेफिनेशन का अगर देखता हूं. सो एनी ऑफ द इक्वेशन विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव टर्म. फिर से मैं रिपीट करूंगा, एनी ऑफ द इक्वेशन कंसिस्ट
consist of at least one derivative term और कोएफिशिएंट। तो यार इसका मतलब ये है कि कायदे से अगर कोई भी एक क्या है आपके पास इक्वेशन है, उसके पास एटलीस्ट एक भी अगर डेरिवेटिव टर्म आ गया तो बाय डिफॉल्ट वो जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो क्वालिफाई होने जा रहा है किसके अंदर, अंडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो जो कोएफिशिएंट है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में भी हो सकता है, या पार्शियल फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी इवन इन ऑर्डिनरी फॉर्म एज वेल एज व्हाट, पार्शियल फॉर्म। छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ फटाफट एग्जांपल के साथ इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसका पहला एग्जांपल ले सकता हूं तो लाइक ये प्रॉब्लम हो सकता था x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू ऑफ 0। सो ऑल्दो द x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कंपोनेंट ऑफ y एंड सिमिलरली y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव कंपोनेंट ऑफ x, बट स्टिल इट कैन बी रिफर्ड एज अ dy by dx और dx by dy। दैट मीन्स ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक डेरिवेटिव टर्म क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज मोर देन एडिक्वेट टू कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इवन वी कैन रीइन्वेंट। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है मेरे को। अगर मैं क्या कर रहा हूं यहां dy, चलिए x dy का मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं। तो अगर x dy अगर मैं पूरा का पूरा डिवीजन करता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई ऑफ कितना x, और यहाँ आने जा रहा है dx डिवाइडेड बाई ऑफ dy इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं dx डिवाइडेड बाई ऑफ dy, 1 राइट में जाके क्या होगा, -1 होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, -x डिवाइडेड बाई ऑफ y। ठीक, तो यहां से कंक्लूजन जो मेरे हाथ में आता है, अभी भी ये क्या है, कुछ नहीं, मैंने इसको क्या किया है, इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को रीइन्वेंट किया है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, रीइन्वेंट किया है, और इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक डेरिवेटिव टर्म विच इज नथिंग बट dx by dy, अगर आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, dy by dx प्रेजेंट है, तो कायदे से ये जो इक्वेशन है इट इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट पार्ट क्लियर? चलो इसी सेगमेंट में मैं एक दूसरा प्रॉब्लम भी ले सकता हूं। तो प्रॉब्लम कुड बी लाइक d स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय ऑफ dt स्क्वेयर प्लस ऑफ nx इज इक्वल्स टू मे बी 2। तो यार यहां से देख के समझ में आ रहा है कि कायदे से आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव टर्म रखा हुआ है। अगर मैं डेरिवेटिव टर्म देखता हूं, पहले क्या था, dx by dy था, अब जो डेरिवेटिव टर्म है वो कितना है, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये फिर से क्वालिफाई होने जा रहा है क्या, एज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसी सेगमेंट में एक थर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। वी कैन टेक इवन द थर्ड प्रॉब्लम। इस सेगमेंट में अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम लेता हूं, सो द प्रॉब्लम कुड बी लाइक डो स्क्वायर y डिवाइडेड बाय ऑफ डो x स्क्वायर, मे बी डो स्क्वायर y डिवाइडेड बाय ऑफ डो z स्क्वायर minus of maybe 1 upon c dou square y divided by of dou t square is equals to of 0। क्या है, कैसा है, वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर y जो है वो डबल डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द x एज वेल एज z एज वेल एज t। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो क्या है y जो है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है। आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, आई जस्ट नो वन थिंग, इफ यू हैव गॉट अ इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन कंटेन्स एनी डेरिवेटिव कंपोनेंट इंक्लूडिंग द ऑर्डिनरी फॉर्म or including the partial form, by default the differential equation or that equation becomes a differential equation. So definitely either you can call this component or this component or this component, they all are making it sure that definitely they are type of differential equation. तो आज के बाद से अगर कोई से भी इक्वेशन में अगर आपको डेरिवेटिव टर्म दिख गया, चाहे वो क्या हो, ऑर्डिनरी फॉर्म में हो चाहे वो क्या हो, पार्शियल फॉर्म में हो, बाय डिफॉल्ट आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि वो जो इक्वेशन होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन होने जा रहा है। चलिए इसी सेगमेंट में अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरा पार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की नीड क्या है। यार ये बोलना मेरे हिसाब से बेईमानी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की नीड तो छोड़ दो, लगभग जो फिजिक्स के लॉ हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही दिए हुए हैं। आप किसी भी एक अच्छे से अगर क्या करो, लॉ को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा लॉ का जो स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए मैं कुछ इलेक्ट्रिकल और कुछ मैकेनिकल के क्या ले रहा हूँ, लॉज को अगर रिकॉल करूंगा, सो यू विल गेट टू नो व्हाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सो इंपॉर्टेंट। और डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना मैं आई कैन से वन थिंग, इंजीनियरिंग
आप पॉसिबल ही नहीं है। इंजीनियरिंग की कोई भी स्टडी या किसी भी डोमेन की स्टडी पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो अभी मैं जो नीड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो मैं सपोर्टिंग क्या लेने जा रहा हूं, एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वो लेने जा रहा हूं एग्जांपल फ्रॉम मैकेनिकल। मैं क्या कर रहा हूं, एक मैकेनिकल से एग्जांपल ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक मैकेनिकल से एग्जांपल ले रहा हूं, और मैकेनिकल का जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं मोशन से। बाय द वे मैंने एक टॉपिक पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में, मोशन, डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल। मैं उसका एक बेसिक सा क्या ले रहा हूं, कंसेप्ट ले रहा हूं। तो अगर आप मोशंस के एक कंसेप्ट को अगर आप रिकॉल करेंगे, तो कंसेप्ट को रिकॉल करने के समय ये था, ध्यान देंगे, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू ऑफ एक्सीलरेशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू ऑफ एक्सीलरेशन। जो v है वो क्या है, स्पीड है, एंड सिमिलरली a जो है वो क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। और dv/dt ये पूरा का पूरा एज अ होल जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम है। यार एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ v किसके बराबर है, a के बराबर है। चलिए अगर एक चीज ध्यान देना, अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझेंगे मैं इस प्रॉब्लम को कहां तक लेके जा सकता हूं। अगर बाय द वे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले dv को लेफ्ट में रख रहा हूं, और मैंने क्या किया है, dt को राइट में शिफ्ट किया है। अगर बाय द वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं आगे जाके देखूंगा, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेफ्ट और राइट दोनों क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लूंगा। तो यहां और यहां क्या लेना है, मुझे इंटीग्रेशन लेना है। सो डेफिनेटली एक आर्बिट्री कांस्टेंट c जो आएगा पिक्चर में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज गोना बी v, एंड सिमिलरली फॉर द टाइम बीइंग अगर a कांस्टेंट है तो a क्या होगा, बाहर होगा, एंड इट विल बी रेसिड्यू एज अ at क्या होगा, प्लस c। अगर मुझे एक चीज पता है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, 0 था। अगर बाय द वे आपको एक डिटेल दिया हुआ है कि कहां वेलोसिटी की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, लेट्स कॉल इट u। कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो कुछ नहीं कर रहे हो आप, t इज इक्वल्स टू क्या फीड कर रहे हो, 0 फीड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस c, और उस समय v जो है वो किसके बराबर था, u के बराबर। तो यहां से आसानी से आपकी c की वैल्यू भी निकल गई है, जो कितनी है, u है। आप यहां फीड करें तो v की एक आसानी से इक्वेशन समझ में आ गई, v इज इक्वल्स टू ऑफ c की जगह में क्या रखना है आपने, u प्लस at। यार आपने ये इक्वेशन डेफिनेटली पढ़ा होगा 9th और 10th में, जब आप बात करते थे किसी भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। ध्यान देंगे तो ये क्या था, एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन था, और ये जो था ये क्या है, इसका गवर्निंग इक्वेशन है, और जो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो यार एक चीज ध्यान देना, आपका ये और ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप क्या करते हैं, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या आता है, v इज इक्वल्स टू ऑफ u प्लस at, और या फिर v इज इक्वल्स टू ऑफ u प्लस at का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो आता है dv/dt इज इक्वल्स टू a। बट इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये v इज इक्वल्स टू u प्लस at कायदे से उन पूरे के पूरे सिनेरियो उसको क्या किया हुआ है, कंसोलिडेट किया हुआ है क्या, जो कि dv/dt इज इक्वल्स टू a ने किया है, नहीं किया है। ध्यान देना, अभी तक तो ये मान के चल रहे हो कि आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज अगर कांस्टेंट है तो आपने a को बाहर बुला लिया और यहां से रिजल्ट आया v इज इक्वल्स टू ऑफ u प्लस at। लेकिन हमेशा आपका dv/dt क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। बाय द वे अगर मैं क्या कर रहा हूं, बाइक राइड कर रहा हूं, बाइक राइड करते समय मैंने क्या किया है, कभी एक्सीलरेशन इंक्रीज किया है, कभी एक्सीलरेशन क्या किया है, डिक्रीज किया है। इसका मतलब थ्रू आउट द स्पैन ऑफ क्या मूवमेंट, मेरा जो a था वो फंक्शन ऑफ t था, जो a था वो क्या था, फंक्शन ऑफ t था। अगर a फंक्शन ऑफ t था तो सबसे पहली बात तो आप a को बाहर निकाल ही नहीं सकते थे, और a को अगर बाहर नहीं निकाल सकते थे तो डेफिनेटली a वुड हैव गॉन फॉर द कंप्लीट इंटीग्रेशन, और अगर वो इंटीग्रेशन होता तो रिजल्ट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान देना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at is only and only what valid equation when your acceleration is a constant component। acceleration is a constant component। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान देना, ये जो सिनेरियो है, यहाँ जो v है वो क्या है, स्पीड एट टाइम t, u जो है वो क्या है, इनिशियल स्पीड और स्पीड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, a जो है वो एक्सीलरेशन है, एंड t इज अ टाइम टेकन। ये केवल कब के लिए वैलिड है, जब आपका एक्सीलरेशन क्या है, a जो है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, बट इट कैन बी इवन टाइम डिपेंडेंट। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर टाइम डिपेंडेंट अगर आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, तो आप क्या इसको यहां से एड्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई मेरे, एड्रेस तो यहीं से करना होगा। ये बात अलग है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at वर्क्स इन अ मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि बाय द वे अगर आपने क्या किया, एक बॉल को कहां, ऊपर की तरफ फेंका,
कहाँ, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या होगा, आपकी जो बॉल की स्पीड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने जब फेंका इनिशियल स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक सर्टेन पोजीशन पे जाके ये रेस्ट पे आएगा और वहां से फिर नीचे गिरेगा। रेस्ट के बाद से इसकी वेलोसिटी फिर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैं जी के बारे में बात करूं, ग्रेविटेशनल कंपोनेंट के बारे में जी, तो कहीं ना कहीं अर्थ में जी की वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तब भी और नीचे आ रहे हैं तब भी। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप जो सिनेरियो लोगे, बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, ध्यान देना, बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये कहीं ना कहीं स्पीड इसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक सर्टेन लोकेशन पे कहां चला जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा। और इवन अगर रेस्ट से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अगर क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कहां होगा, नीचे होगा। तो कहीं ना कहीं यहां क्या इन्वॉल्व है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीजिंग है, और सिमिलरली नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां जो एक्सिलरेशन है वो क्या होगा, ऊपर जब जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और एक्सिलरेशन जो होगा नीचे आओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां जो ए है ये देखा गया, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। यहां आप ऊपर की तरफ जाते समय ए जो है इट्स अ वेरी फिक्स्ड एज अ माइनस जी, and similarly a is very fixed as a plus g, and where the g is independent from the time itself. तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अगर आप किससे कर रहे हो, एक बॉल को ऊपर उछाल रहे हो, नीचे आ रहा है, इस टाइप के प्रॉब्लम से अगर क्या करने चाह रहे हो, एड्रेस करने जा रहे हो, सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज योर ए इज कांस्टेंट व्हाइल गोइंग अप एज वेल एज व्हाट, गोइंग डाउन। लेकिन अगर बाय द वे ए आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो गया तो देयर इज नो अल्टरनेट, यू हैव टू गो थ्रू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू गेट इट्स इट्स सॉल्यूशन इटसेल्फ। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं। बाय द वे मैं एक बाइक ड्राइव कर रहा हूं और इसकी जो क्या है, dv by dt है, जो एक्सिलरेशन है या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये कितना है, बाय द वे मैंने क्या किया, टाइम के हिसाब से क्या किया है, एक्सिलरेशन बढ़ाते गया है। तो कहीं ना कहीं dv by dt इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और मुझे अभी भी पता है कि एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू ऑफ 0 मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी। तो किसी भी एक टाइम फ्रेम t पे मेरी वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दैट मींस आई वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v एट आर्बिट्री वैल्यू एट t। किसी भी एक आर्बिट्री वैल्यू ऑफ t पे मुझे वेलोसिटी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालोगे भाई, कुछ नहीं करने जा रहे हो आप, यहाँ dv रखोगे, राइट में क्या होगा आपका t ओवर dt। आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या लाना होगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लाना होगा। इंटीग्रेशन जो होने जा रहा है वो होगा v, इसका होने जा रहा है t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2 प्लस कितना होने जा रहा है c। ठीक है, और आपको एक फिर से दिया हुआ है, एक डेटा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 आपका v जो है वो किसके बराबर है, u के बराबर है, एंड हियर इट्स गोना बी c। तो c की वैल्यू जो यहां से समझ में आती है, एंड दैट्स नथिंग बट u इटसेल्फ। तो आप अगर बाय द वे इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली गवर्न करना चाहते हैं, सो इट्स गोना बी t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ u। तो यार अब एक चीज ध्यान देना, तो ऐसे तो मेरे कई केस हो सकते हैं। dv by dt का पैटर्न कुछ भी एक टाइम के फंक्शन को फॉलो कर सकता है। अभी तो ये इंक्रीजिंग है, कल के दिन एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, कल के दिन एक क्या हो सकता है, पैराबोलिक फंक्शन हो सकता है। वो पूरे के पूरे सिनेरियो को ध्यान देना, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। आप चाहेंगे कि इस फॉर्मूला से तो कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो आपको क्या लगता है कि ये पावरफुल है, ये पावरफुल है? भाई इट्स अ लिमिटिंग केस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द एक्सिलरेशन वाज कांस्टेंट। तो कायदे से आप केवल उन सिनेरियोज को इस फॉर्मूला से एड्रेस कर पाएंगे जहां एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट। में भी आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, a इज इक्वल्स टू माइनस जी, नीचे अगर ड्रॉप कर रहे हो, a इज इक्वल्स टू प्लस जी। गाड़ी अगर आपने कांस्टेंट स्पीड से एक्सिलरेट की है तो डेफिनेटली इज गोना बी प्लस। अगर बाय द वे आपने क्या किया है, गाड़ी पे ब्रेक लगाया है और वहां जो a है एक परफेक्ट वैल्यू ऑफ क्या है, माइनस ए है या फिर निगेटिव वैल्यू है, बट एनीवेज इन ऑल ऑफ द सिनेरियोज द वैल्यू ऑफ ए इज कांस्टेंट, बट वंस द ए बिकम्स अ फंक्शन ऑफ t, you are nowhere, you had to go through the problem using the differential equation itself। तो आपको क्या लगता है, मोशन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, और वहां अगर मैं एक्सिलरेशन, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड और टाइम को अगर कनेक्ट करना चाहूं, सो विच इज गोना बी द मोस्ट एक्सप्लेनेटरी इक्वेशन, दिस वन और दिस वन? डेफिनेटली दिस वन। क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे आपका मूवमेंट एक सर्टेन प्रोफाइल को लेके कैरी कर रहा है तो आपका ये इक्वेशन कायदे से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है,
डेफिनेटली दैट मेक्स मोर सेंस। तो ये तो बात हुई किसकी, एक मैकेनिकल की। इसी साथ में अपन लगे हाथ अपन ले सकते हैं एक प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल की। किसकी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल वाले समझना बहुत मजा आने वाला है इस पार्ट में। यार एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं एक इंडक्टर के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं एक इंडक्टर के बारे में बात करता हूँ तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है या नहीं होता है, थोड़ा समझ के बोलना। इंडक्टर अगर बाय द वे इसके इंडक्टेंस की वैल्यू है L हेनरी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं अगर यहाँ से देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट I फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यार अपन मान के चलते हैं कि यस सर इसके अक्रॉस क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, जो जहां से करंट इंटर करेगा, बीइंग अ पैसिव एलिमेंट कहीं ना कहीं क्या होगा, वोल्टेज जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जहां से क्या करेगा, करंट इंटर करेगा। और यहां से जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इंडक्टेंस यूज्ड टू बी टेकन एज L di/dt। लेकिन एक चीज बताना यार, आपको लगता है कि इंडक्टर के अक्रॉस कायदे से वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए? यार इंडक्टर्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। आपका एक कंडक्टर है, उसको अगर गूंथते जाओगे, आप क्या बनाते जाओगे, कॉइल बनाते जाओगे, उसका दो एंड जो होगा वो बेसिकली कुछ नहीं है, दो एंड ऑफ द इंडक्टर है। तो अगर इंडक्टर्स आर मेड ऑफ कंडक्टर, तो अगर कंडक्टर का अगर मैं देखता हूं क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर परफेक्ट कंडक्टर है तो जीरो होगी। अगर परफेक्ट कंडक्टर से इंडक्टर बने हुए हैं तो कायदे से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्यों आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्यों आ रहा है? एनीवेज इसको आप अच्छा अभी नहीं समझ सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में मैं देखने जा रहा हूं कि फ्रॉम वेयर द ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस कम्स इन द पिक्चर। एनीवेज वील सी एज अ फैराडेस लॉ। तो ये जो आपका पूरा का पूरा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर देखोगे ना, ये छोटे मोटे इक्वेशन से नहीं आ रहा है, आपको सबसे पहले फैराडेज लॉ पढ़ना पड़ेगा। और वहां आप ये देखेंगे कि किसी भी एक कॉइल के अक्रॉस देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ वोल्टेज प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अ लिंकेज ऑफ द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दैट कॉइल। इसका मतलब जब तक उस कॉइल के अक्रॉस टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या ना हो, ट्रांसलेशन ना हो, या फिर क्या हो ना हो, लिंकेज ना हो, तब तक वहां से क्या नहीं होगा, वोल्टेज का जनरेशन उस कॉइल के अक्रॉस नहीं होगा। और ऐसे ऐसे यहाँ क्या है, n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिविजुअल कॉइल्स के अगर वोल्टेजेस को आप ऐड करते जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो देयर इज अ सब्सटेंशियल गुड अमाउंट ऑफ ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर प्रोवाइडेड। देयर मस्ट बी what rate of change in magnetic field which is linking to the particular coils। है थोड़ा तो टेंशन आ रहा होगा, बट मारो गोली भाई मेरे, VL इक्वल्स टू LdI/dt, ये ओम्स ने नहीं क्या किया था, आपको इनपुट में दिया था। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप करने जा रहे हैं किससे, फैराडेस लॉ से, फैराडेस लॉ से, ठीक है। एनीवेज फैराडे भाई ने भी यहाँ जो पूरा का पूरा इक्वेशन दिया है, उसने कुछ नहीं बोला था, कि बोलने की कोशिश ये किया था कि किसी भी एक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज का जनरेशन होगा विल बी इक्वल्स टू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉइल। तो अभी भी ये प्रॉब्लम किसका है भाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जहां मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ चेंज इन लिंकेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडिविजुअल कॉइल। यार मैं फिर क्लियर बोल देता हूं कि इंडक्टर को आप LdI/dt अगर नहीं लेते हो तो इंडक्टर से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम सर्किट में सॉल्व कर ही नहीं सकते। बट मैं इसकी पूरी की पूरी बिहेवियर पढ़ूंगा फैराडेस से, और फैराडेस ने भी इस पूरे के पूरे बिहेवियर को एड्रेस करने की कोशिश की है, किससे, एक डिफरेंशियल कंपोनेंट से, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूं, इसी सेगमेंट में अगर मैं कैपेसिटर में चला जाऊं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को और आसानी होगी। यार ये बताना कैपेसिटर के अक्रॉस जो है करंट फ्लो होता है या नहीं होता है? बच्चा बोलेगा होता है सर। अगर बाय द वे यहाँ क्या है, प्लस और माइनस वोल्टेज है, यहाँ से फ्लो ऑफ करंट लिखा जा सकता है, और जो IC होगा वो होगा C/dVc/dt। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिसाइड्स हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। यार एक चीज ध्यान देना, कैपेसिटर के अंदर भरा क्या हुआ होता है, कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है वो होता है इंसुलेटर। यार अगर कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर भरा हुआ होता है तो वहां से फ्लो ऑफ करंट हो कैसे सकता है? because the insulator is gonna be the material which do not allow any sort of the conduction current। वहां से चार्ज कायदे से एक पार्ट से या फिर एक एंड से दूसरे एंड तक अलाइनली क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। कहां से आया भाई, और ये इक्वेशन कहां से है? बट एनीवेज विल सी अगेन एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। आप इसको पढ़ने जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने सबसे पहले क्या दिया था, इस करंट के बारे में थोड़ा सा आपको फिनोमिना देने की कोशिश की थी। बट एनीवेज आप अगर देखते हैं इंडक्टर, तो इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होना था वोल्टेज, बिकॉज द इंडक्टर्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। तो इसको कॉइल बनाने से ऐसा क्या चालू हुआ कि ड्रॉप हो गया। सिमिलरली अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर बना हुआ है, उसके अंदर किससे फिल करके, इंसुलेटर से, वहां से फ्लो ऑफ करंट कैसे आ गया?
भाई सब चीज़ जो है वो एड्रेस होंगे, बट एड्रेस करने के बाद जो आपके हाथ में एक रिजल्ट दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया है, डेरिवेटिव फॉर्म में. सो आई कैन बेट यू वंस यू गो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यू विल एंजॉय दैट पार्ट कि कायदे से फेराडेस ने ऐसा क्या बोला कि एक कंडक्टर्स को गूंथने से उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आ गया. और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या मैक्सवेल ने ऐसा क्या बोला कि कायदे से अगर आपके पास क्या है, एक स्लैब है जो किससे बना हुआ है, इनसाइड इज केप्ट विद द इंसुलेटर बट स्टिल देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. एनीवेज विल सी द पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. बट मजेदार फैक्ट ये है कि इसके साथ अभी भी इन्वॉल्व हुआ है क्या, अभी भी इन्वॉल्व हुआ है डेरिवेटिव कंपोनेंट. यार एक चीज मान के चलो, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम ले लूं, चाहे वो मैकेनिकल का प्रॉब्लम ले लूं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम ले लूं, देयर इज नो अल्टरनेट, यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फॉर श्योर. इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर मैं नीड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखता हूं तो भाई मुझे लगता है कि मैं इसका एक्सक्यूज तो कुछ है ही नहीं. आपको अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशन एट ऑल, देयर इज नो स्केप ऑफ इट. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं सीरीज आरएल सर्किट भी ले लूं तो ये क्या होगा, आपका इंडक्टर होगा, ये क्या है आपका रजिस्टर है, और यहाँ बाय द वे आपने वोल्टेज अप्लाई किया है एंड द वोल्टेज इज व्हाट, वी. ये क्या है आपका एल है और ये क्या है बाय द वे आर है. अगर आप यहाँ से केवीएल लगाते हैं और केवीएल का जो डायरेक्शन लिया है करंट ऑफ फ्लो का, वो कन्वेंशनली कहाँ की तरफ लिया है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लिया है. तो सबसे पहले ये जो करंट आई लिया है मैंने बाय द वे, आई सबसे पहले किसको स्ट्राइक कर रहा है, माइनस वी. अगर बाय द वे मैंने एल के अक्रॉस जो ड्रॉप ऑफ दी वोल्टेज देखा वो होने जा रहा है एल डी आई बाई डी टी, प्लस होने जा रहा है यहाँ पर आर आई इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. अब अगर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करूं, थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो ये होने जा रहा है एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल्स टू ऑफ वी. यार फिर से ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है. क्यों भैया डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी ऑफ द इक्वेशन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑफ द डेरिवेटिव कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डेफिनेटली इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यार अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा नेटवर्क में अगर आर एल सी एल या सी से रिलेटेड कोई सा भी कंपोनेंट आर के साथ कनेक्ट हो गया, सो बाय डिफॉल्ट यू विल गो इनटू द डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वन थिंग आई कैन से, भैया ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जहाँ डेरिवेटिव कंपोनेंट हो, लगता है सर क्यों ला रहे हो भाई, मैं ये जानता हूँ कि लगभग जो फिजिक्स के गवर्निंग लॉज हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, डेरिवेटिव फॉर्म्स में लिखे हुए हैं. चाहे वो आप मोशन का एक इक्वेशन ले लो, चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या ले लो आप, इंडक्टर विच इज नथिंग बट द फेराडेस लॉ. फेराडेस लॉ को भी देखोगे, फेराडेस लॉ किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है. सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, तो आपको ये चीज फिर से पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का कंसेप्ट है या मैक्सवेल इक्वेशन का कंसेप्ट है वो फिर से कहाँ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है. और तो और छोड़ दो कि बाय द वे आपने एक सीरीज आरएल सर्किट भी ले लिया तो उस पूरे के पूरे सर्किट को एनालिसिस करने के लिए अगर आपने केवीएल भी लगाया तब भी आपके हाथ में क्या है, एट लास्ट यू आर गेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन योर हैंड. तो नीड तो मैं ये बोलूँगा भाई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ये तो छोड़ दो. केमिकल में जो टैंक में क्या होगा, फ्लो ऑफ जो क्या होता है, लिक्विड होता है कि बाय द वे आपने क्या किया, टैंक लिया है, यहाँ से लिक्विड कहाँ आउटलेट जा रहा है और यहाँ से लिक्विड इनलेट आ रहा है. तो यहाँ अगर मैं इसके हाइट के बारे में बात करूँ, किसके, टैंक में वाटर या फिर लिक्विड की हाइट के बारे में, तो इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो. सो आई कैन से द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस द ब्रॉडर सेंस ऑफ द प्रॉब्लम कंपेयर टू द एनी ऑफ द इक्वेशन. यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल. एक ब्रॉडर सेंस को कवर कर रहा है जबकि ये केवल एक लिमिटिंग केस को कवर कर रहा है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो आई थिंक द सेकंड पार्ट हैज टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस, जहां मैंने डिस्कस किया है द नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट पार्ट में जाने जा रहे हैं. So in the same sequence we are going to travel in the next part, and here we'll be discussing about the type of the differential equation. Here we are going to discuss about the type of the differential equation. Type of the differential equation. Types we are going to discuss. यार कुछ नहीं है, इसको बेसिकली दो टाइप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ. तो जो पहला टाइप होने जा रहा है वो होने जा रहा है द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Ordinary form of the differential equation which we can call it as ordinary differential equation. और दूसरा होने जा रहा है partial form of the differential equation which we can call it partial differential equation. यार ordinary और partial differential equation सीधी बात यह है कि अगर आपके differential equation, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि you are picking a equation which is a sort of differential equation. अगर उसमें केवल जो डेरिवेटिव्स हैं किसी एक इंडिपेंडेंट टर्म्स में क्या हो, प्रेजेंट हो,
इसका मतलब किसी भी एक डिपेंडेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन हुआ है केवल किसी एक इंडिपेंडेंट टर्म के रिस्पेक्ट में हुआ हो तो वो कायदे से डिफरेंशियल इक्वेशन होने जा रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिमिलरली अगर बाय द वे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल एटलीस्ट टू नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है, सो वो प्रॉब्लम होने जा रहा है किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका मतलब अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो क्या होगा, डिपेंडेंट टर्म होगा, वो केवल किसी एक इंडिपेंडेंट टर्म्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ होगा, डिफरेंशिएट। तो यहां क्या होगा आपका, अगर मैं क्या बोलूं, डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंशिएटेड। क्या है आपका, जो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू दी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका जो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो केवल किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में क्या होना चाहिए, बेसिकली डिफरेंशिएट होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। तो अगर बाय द वे मैं किसके बारे में बात करूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी at least two independent variables. So only one difference we are getting. Here it is only one, and here we are going to get at least two independent variable. So there's a basic difference between the two kinds of the differential equation. So we can take few of the examples. By the way, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, किसका, मोशन का एग्जांपल लिया था, जो एग्जांपल था dv/dt। बाय द वे आपने जो क्या लिया है, एक्सिलरेशन लिया है, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल्स ऑफ टी स्क्वायर। डेफिनेटली है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन विच कंटेन्स ऑफ डेरिवेटिव टर्म बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपका जो v है केवल किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। सो ये होने जा रहा है पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होने जा रहा है, पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एक प्रॉब्लम मैं कुछ और सा उठा लूं। बाय द वे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं कि अगर बाय द वे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल कर रहा है 3D स्पेस में, किसी भी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर क्या करना है, डिस्कस करना है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। वहां अगर आप इसका गवर्निंग इक्वेशन देखेंगे, सो इक्वेशन यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ डो स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय ऑफ डो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ dou y square plus of dou z square minus of 1 upon c square dou square of e divided by of dou t square is equals to 0। यार सब मारो गोली, पंगा ये है यहाँ पर कि आपका जो e है वो डिफरेंशिएट हुआ है, किस किस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो कायदे से मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई सा भी डिपेंडेंट कंपोनेंट, e यहाँ डिपेंडेंट कंपोनेंट है, मोर देन 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। x y तो ठीक था, x तक ठीक था, लेकिन जैसे ही y हुआ ये क्या होने जा रहा है, आपका पार्शियल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। यहां तो आपके पास 1 2 3 और 4 क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म है। और या फिर दूसरे तरीके से मैं ये देखूं कि आपका यहां जो v है, v was the function of a single independent variable t, whereas here the e is gonna be the function of 1 2 3 4 function of the 4 different independent variable x, y, z and t. So anyways, the first kind of the differential equation will be called as ordinary differential equation, and the second kind of the differential equation is gonna be called of the partial differential equation। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। The third part is over where we discussed about the kind of the differential equation. Now in the next part we are going to discuss about the order and the degree of the differential equation। यहाँ से प्रॉब्लम सीधे सीधे गेट में आना चालू हुए हैं। So what we are going to discuss now? Now we are going to discuss about the order slash degree of the differential equation। थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसके डेफिनेशन को, और कुछ मैं लगातार इसके न्यूमेरिकल्स लूंगा तो थिंग्स विल बी इवन क्लियर। तो अगर मैं किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी, वो ऑर्डिनरी हो या फिर क्या हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करता हूं तो हाउ डू वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? द ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ और
हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, आप पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये सर्च करेंगे कि आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव कंपोनेंट होगा या हाईएस्ट डेरिवेटिव जो क्या होगा, फैक्टर होगा, वही क्या होने जा रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होने जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेदर इट्स ऑर्डिनरी और वेदर इट्स अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली व्हाट इज द डिग्री? डिग्री, सो डिग्री इज नथिंग बट द पावर of the highest derivative term obviously। तो जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा उसका जो पावर होगा वो क्या होने जा रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होने जा रही है। और डिग्री के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है, ध्यान देना। डिग्री के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि कायदे से आपका जितना भी डेरिवेटिव कंपोनेंट है, डेरिवेटिव कंपोनेंट must be free from any फ्रैक्शनल पावर। देखते हैं कैसे, मैं एग्जांपल लेके समझा पाऊंगा। फ्रैक्शनल पावर और साथ में आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव should not be applied with any kind of operations, which includes any kind of operations like trigonometry, exponent, लॉगरिथमिक और ट्रांसडेंटल। तो इसका मतलब ये है कि कायदे से अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको एज सच ऑर्डर निकालने में कोई इशू नहीं आने जा रहा। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का कोएफिशिएंट होगा या हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का जो क्या होगा, कंपोनेंट होगा, वो जो होने जा रहा है वो डिसाइड करने जा रहा है आपके ऑर्डर को। और जो डिग्री है वो ऑर्डर का क्या होने जा रहा है, पावर इज गोना बी डिग्री। लेकिन डिग्री आप डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर रखेंगे। उस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनका जो पावर हो वो क्या नहीं होना चाहिए, रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? वो क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शनल पावर। और साथ में जितना भी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट क्या है डेरिवेटिव टर्म है वो कहीं भी किसी भी कंपोनेंट से क्या नहीं होना चाहिए, ऑपरेट नहीं होना चाहिए, लाइक एक्सपोनेंट कंपोनेंट, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट, लाइक लॉगरिथमिक कंपोनेंट, लाइक ट्रांसडेंटल कंपोनेंट। ठीक, एक चीज ध्यान देना, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है। किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है और डिग्री कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, बट किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सो आई विल टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स विल गेट क्लियर्ड आउट। तो आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ और गेट के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, तो आपको समझ में आएगा किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, अगर मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ, the first problem which we are going to take is, this is what my first problem, e to the power x, and here it's gonna be dx plus e to the power y dy is equals to of 0. I just wanted to get its order as well as what degree. तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में सेट कर रहा हूँ। So I should have a derivative component in terms of x versus y और y versus x. We can do either of them. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले e to the power x dx डिवाइड कर रहा हूँ मैं कहाँ, लेफ्ट और राइट में। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस e to the power y माइनस x, ये होने जा रहा है आपका dy by of dx is equals to 0। अगर थोड़ा सा मैं इसको फिर से रीइन्वेंट करूं तो ये होगा dy by of dx, क्या होगा आपका माइनस राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा -1। और अगर आप बाय द वे क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड पे लेके जाते हैं तो ये होगा e to the power y माइनस x। अग्रीड? या फिर इट्स गोना बी dy by dx इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ e टू द पावर, ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा x माइनस वाई। तो यार एक चीज ध्यान देंगे, मैंने पहले भी बोला था ऑर्डर तो आपको देखते ही समझ में आएगा। ऑर्डर आप देख के ही बता पाएंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, कहीं ना कहीं एक बार हुआ है। तो ऑर्डर इस प्रॉब्लम के लिए कितना होने जा रहा है, 1।
डिग्री होगी या नहीं होगी, या डिग्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने डेरिवेटिव टर्म है वो क्या होने चाहिए, कभी भी रैशनल इनके क्या नहीं होने चाहिए, पावर नहीं होने चाहिए। एक ही तो टर्म है, कहीं ना कहीं इसका पावर 1 है, इट्स नॉट रैशनल। दूसरी चीज, जितने भी डेरिवेटिव टर्म है उनका जो हाईएस्ट कंपोनेंट है, जैसे इसका क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई dx है, वो कहीं भी अप्लाइड नहीं होना चाहिए, ऑपरेट नहीं होना चाहिए किससे, एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। भाई dy dx तो क्या रखा हुआ है, अकेला रखा हुआ है, तो ये क्या है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका जो पावर है, इसका पावर क्या है 1 है, वो डिफाइन करेगा आपके किसको, डिग्री को। तो ऑर्डर कितना है इस प्रॉब्लम के लिए 1 है, और डिग्री क्या है इस प्रॉब्लम के लिए भी 1 है। अब मैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, आपको ये डिक्टेट करना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है। सो अगर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं, सो दिस इज व्हाट दी ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। सिमिलरली इफ आई टेक द सेकंड प्रॉब्लम, the second problem could be like d square x divided by of d t square plus n square x is equals to 0। तो यार हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो है वो कौन सा है, पहला कंपोनेंट है। तो एक चीज तो समझ में आता है, क्या है, ऑर्डर 1 है, और साथ में इसका जो पावर होगा वो डिग्री डिफाइन करेगा 1 होगा। बस एक चीज ध्यान देना कोई भी डेरिवेटिव टर्म जो है इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रेजेंट है, वो उसका पावर जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल नहीं होना चाहिए, नहीं है भैया, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है। दूसरी चीज, ये खुद में ऑपरेट नहीं होना चाहिए, जो 3 या 4 मैंने क्या बताया है फंक्शंस, डेफिनेटली ऑपरेटेड नहीं है। तो इसका जो पावर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव का, वही ही क्या होगा, डिग्री होगा, एंड द डिग्री इज गोना बी 1। सिमिलरली वी कैन टेक द थर्ड प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन लाइक डो स्क्वायर v डिवाइडेड बाय डो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू मे बी k v। डू वन थिंग, टेक इट k डो v डिवाइडेड बाय डो x। ठीक, यहां भी मेरा जो बेसिक एम है वो ऑर्डर और डिग्री ही निकालना है। तो ऑर्डर और डिग्री का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हूबहू है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर इसके लिए क्या करना है, आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या करना है, इवेल्युएट करना है, वो चाहे x के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो t के रिस्पेक्ट में हो। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है, ऑब्वियसली इसका जो फैक्टर है वो क्या है 2 है, तो ये डिसाइड करने जा रहा है इसके ऑर्डर को, ऑर्डर होगा इसका क्या 2। और सिमिलरली अगर आप इसके डिग्री के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा किसको, डिग्री को। सो डेफिनेटली द डिग्री इज गोना बी 1। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम ले सकते हैं। सो वी कैन हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू टेक द फोर्थ प्रॉब्लम। द फोर्थ प्रॉब्लम कुड हैव बीन लाइक 1 प्लस dy बाय ऑफ dx होल स्क्वायर to the power 3 by 2 divided by of d square y divided by of dx square is equals to of c। ये फिर से क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ मुझे ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो यार अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, वेल एंड गुड, मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन शिफ्ट देम, इज गोना बी dy by of dx होल स्क्वायर टू द पावर इज गोना बी 3 by 2 is equals to c d square y divided by of dx square। तो यार यहां से आप एक चीज तो देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म तो देख के समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होने जा रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होने जा रहा है 2। लेकिन साथ में मैंने ये बोला था कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म है वो कहीं भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द पावर से ना फंसे हुए हो। तो dy बाई dx कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शनल पावर से फंसा हुआ है, विच इज नथिंग बट 3 by 2। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अगर मैंने दोनों साइड क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, तो ये कंपोनेंट होगा 1 प्लस dy बाई ऑफ dx होल स्क्वायर टू द पावर, स्क्वायर लेने से क्या होगा 3 by 2 into 2 will become 3 itself, and here it's gonna be c square d square y divided by of dx square to the power 2। अब यहां देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म अभी भी क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय ऑफ dx स्क्वायर का ही कंपोनेंट है, तो कायदे से ऑर्डर अभी भी कितना होने जा रहा है, 2 होने जा रहा है। और सिमिलरली अब अगर आप इसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें से ऐसा कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं है जो किससे फंसा हुआ हो, फ्रैक्शनल पावर से फंसा हुआ हो, तो अब आप यहां से डिग्री भी जज कर पाएंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन आगे देखते हैं। इफ आई टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट कुड बी लाइक फिफ्थ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ, ध्यान देंगे ये होगा, बाय द वे एक प्रॉब्लम ले लिया मैंने, एक्सपोनेंट और e टू द पावर, चलो एक्सपोनेंट ही ले लेता हूं, e टू द पावर d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय ऑफ dx स्क्वायर प्लस साइन x dy बाय ऑफ dx इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म तो अभी दिख रहा है कि क्या है, 2 है, सो ऑर्डर इज बाय डिफॉल्ट डिफाइंड, ऑर्डर इज नथिंग बट 2। लेकिन अगर आप इसके डिग्री के बारे में बात करेंगे तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है यार, एक्सपोनेंट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय ऑफ dx स्क्वायर, अगर आप केवल इसी को ही एक्सपेंड करें, किसको,
डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर को, तो यार एक्सपोनेंट ऑफ एक्स होता क्या है, इट यूज टू बी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ऑफ 1 फैक्टोरियल। एक्स क्या है यहाँ पर, डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ऑफ 2 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक चीज तो ध्यान दिया होगा कि आपका केवल एक्सपोनेंट ऑफ डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर होने से आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसका पावर ही तो देखना था, और इसका पावर जो है बेसिकली मैं क्या नहीं कर सकता, इसको कन्वर्ज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता इसका पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये कब पॉसिबल होगा, जब कायदे से आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का क्या हो, एक सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल हो। और अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होगा तो उसका पावर जो होगा वो क्या करता जाएगा, सूट करता जाएगा। और उसका पावर अगर सूट करता जाएगा तो एक चीज तो क्लियर है, आप उसके डिग्री के बारे में कभी भी क्या नहीं बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाएंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विल ऑलवेज हैव ऑर्डर as all of the problem does, but the degree will not be defined. सो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होने जा रहा। कब होगा, जहां से आप डिग्री खोजने जा रहे हैं, कहां से देखेंगे आप, हाईएस्ट डेरिवेटिव से। और हाईएस्ट डेरिवेटिव को का एक्चुअली में क्या पॉसिबल है, एक सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है भाई। अगर सीरीज एक्सपेंशन उसका पॉसिबल हुआ तो उसके डेरिवेटिव के पावर्स जो होंगे सक्सेसिवली क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और उससे कायदे से आप एग्जैक्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव कंपोनेंट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ऑर्डर विल बी अनडिफाइंड। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप इसको e टू द पावर भी ले सकते हैं, ठीक। अगर मैं एक प्रॉब्लम दूसरा लेता है, ये अगर होता e टू द पावर वाई डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऑर्डर तो अभी भी कितना होगा, 2 होगा। डिग्री डिफाइंड होगा या नहीं होगा, होगा भाई मेरे, ध्यान देना। ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है इसका पावर, अब यहां ध्यान देना, ई जो है डी स्क्वेयर वाई बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर पे अप्लाई नहीं था, सच दैट यू विल हैव अ व्हाट, power series expansion of d square y by of dx square, and you'll have the various component or various polynomial which will have the increasing order of its power। तो यार एक चीज तो ध्यान देना, यहाँ पावर अभी भी फिक्स्ड है, बस एक चीज ध्यान देना, dy by dx क्या नहीं होना चाहिए, बचे हुए dy by dx जो होने चाहिए वो कभी भी उसका पावर जो है फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं है। साथ में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर अप्लाइड नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रांसडेंटल फंक्शन से नहीं है भैया। ऑर्डर के साथ डिग्री भी लिखोगे आप, इसका पावर वो क्या होगा, 1। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, बच्चा कंफ्यूज करता है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और ले लेता हूं, द प्रॉब्लम कुड हैव बीन लाइक साइन ऑफ डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ मे बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यहां मुझे क्या निकालना है, इस प्रॉब्लम का ऑर्डर निकालना है और क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। यार एक चीज ध्यान देना, साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन पता होगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई ऑफ 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन के हिसाब से अगर देखता हूं सो इज गोना बी एक्स, तो ये एज इट इज रह गया, माइनस उसके बाद होने जा रहा है कितना, डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ऑफ 3 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इंक्रीज करता जाएगा, साथ में लास्ट में आएगा डी वाई बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0, ठीक। अब यहाँ एक चीज बताएंगे मेरे को, ये तो समझ में आ गया है कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 है, लेकिन आप डिग्री कहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, अगला तो 5 भी होगा, फिर से पंगा आएगा। तो एक चीज ध्यान देना, यहां आपका ऑर्डर तो क्या होगा, क्लियर रखना, ऑर्डर तो क्या होगा, 2 होगा, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। कुछ चीजें ध्यान रखना आप, ऑर्डर तो देखते साथ जंप मार के बोल सकते हो दिस इज व्हाट माय ऑर्डर इज ऑल अबाउट। डिग्री के लिए थोड़ा सहम के, सबसे पहली बात आपकी जितने भी डेरिवेटिव टर्म जो है उनका पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप ट्राई करेंगे उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। मैंने किया था, कहीं पर किया था, यहाँ आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म के ऊपर कोई पंगा नहीं था, लेकिन आपका जो क्या था, लोअर साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कंपोनेंट था, उसका जो पावर था वो क्या था, फ्रैक्शनल कंपोनेंट। इसीलिए मैंने दोनों साइड क्या लिया, स्क्वायर लिया। और अब आपका जो क्या है, डेरिवेटिव कंपोनेंट है, इट्स फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द फ्रैक्शनल पावर कंपोनेंट। तो यहां से मैंने ऑर्डर और डिग्री निकाला। दूसरी चीज, अगर बाय द वे आपके पूरे के पूरे जो डिफरेंशियल कंपोनेंट हैं वो क्या है, किसी भी फ्रैक्शनल पावर से अगर क्या है, फ्री है, स्टिल आपका जो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कंपोनेंट है, वो कहीं भी किसी भी ऐसे फंक्शन से क्या नहीं होना चाहिए, इंगेज या इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सच दैट उस फंक्शन के कारण हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या पॉसिबल हो, पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल हो। जैसे यहां हुआ, यहां इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल था, तो इसके कारण अब क्या हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट का जो पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब आप यहां से डिग्री को नल डाउन नहीं कर पाएंगे। यार एक चीज ध्यान देना, ये एक्सपोनेंट अगर
ई डी वाई बाई डी एक्स से अगर क्या होता, कनेक्टेड होता, तो डी वाई बाई डी एक्स का भी क्या होता, पावर सीरीज एक्सपेंशन होता। लेकिन यार एक्चुअली में डी वाई बाई डी एक्स का पावर सीरीज एक्सपेंशन हो भी रहा है, तो आपका ऑर्डर तो है जो हाईएस्ट डिग्री ही, या हाईएस्ट सॉरी डिग्री आपका हाईएस्ट ऑर्डर ही डिफाइन करेगा, तो मेरे को तो इसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर बाय द वे प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर निपटा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को बाय द वे मैं क्या ले रहा हूँ, कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट, यहाँ अगर मैंने अब क्या लगा दिया, एक्सपोनेंट लगा दिया ऐसा। हाँ, अब यहाँ से ऑर्डर और डिग्री निकालना बड़ा आसान है। ऑर्डर क्या होने जा रहा है भाई, इसका 2 होने जा रहा है। डिग्री बिल्कुल डिफाइंड होगा क्योंकि एक्सपोनेंटम इसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन मेरा अभी भी जो है हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वो डिग्री होगा, वो अभी भी कितना है, 1 है। सो आई शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पार्ट। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट द व्हाट डिग्री एज वेल एज द ऑर्डर ऑफर्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसी सीक्वेंस में मैं गेट के कुछ प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी सिंपलर प्रॉब्लम। तो आप वो प्रॉब्लम को देखेंगे और लेट मी नो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दैट। सो पहला प्रॉब्लम आया हुआ है आपका, ये प्रॉब्लम आया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2009। पहला जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो आया है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2009। अब देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम पूछ रहा है। ये दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ डी वाई बाई ऑफ डी एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इज। ऑर्डर पूछा हुआ है यार, अपन ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालते हैं। ऑर्डर तो देख के समझ में आता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम जो होगा आंख मूंद के वो क्या होने जा रहा है, ऑर्डर। तो ये क्या होगा 2, यहां से देखा। अब जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का क्या होगा, पावर होगा, प्रोवाइडेड आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो हो क्या हो, किसी भी एक फंक्शन से फ्री हो सच दैट वो उसका क्या करे, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन कर पाए। सो ये फ्री है, नो इशू। और जितना भी बचा हुआ डेरिवेटिव टर्म कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, किसी भी फ्रैक्शनल पावर से क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। भाई बिल्कुल इसका पावर 3 है, कोई 3/2 तो है नहीं। तो यहां से आप देख के समझ सकते हैं कि इसका डिग्री भी क्या होने जा रहा है, 2 होने जा रहा है। सॉरी, द डिग्री इज 1। ऑर्डर क्या है, 2 है, और डिग्री क्या है इसका, 1 है। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। The order and the degree of the differential equation, the problem has been given, are respectively 3-2, 2-3, 3-3 and 3-1. Problem have come in civil engineering year of 2010. So what the problem says, it's gonna be d cube y divided by of dx cube plus 4 times of it's getting multiplied with dy by of dx to the power 3 plus y square is equals to of 0. तो मैं बोला हूं कि आपको देखते ही समझ में आ जाता है पहले कि आपका ऑर्डर कहाँ है। भैया हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यहाँ है, ये होगा ऑर्डर, देख के समझ में आता है 3। डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है वो फ्री होना चाहिए किसी भी एक ऐसे फंक्शन से जो उसका पॉलिनोमियल एक्सपेंशन क्या करे, आपको फोर्स करे। भैया बिल्कुल फ्री है, कोई इशू नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, लॉग नहीं है, साइन नहीं है, कॉस नहीं है, बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। लेकिन जितना भी डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए वो चाहे लोअर डेरिवेटिव टर्म हो, वो फ्रैक्शनल कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका पावर अगर 3 लेता हूं तो उसके पावर में क्या रखा हुआ है, रूट लगा हुआ है। क्या करने जा रहे हो आप, सबसे पहले इसको आप इधर ही रहने दो और इसको आप कहाँ चले जाओ, लेफ्ट में लेके चले जाओ। ये होगा -4 रूट ओवर डी वाई बाई ऑफ डी एक्स टू द पावर 3 प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी टेकिंग स्क्वेयर बोथ ऑफ द साइड, आई विल बी टेकिंग स्क्वेयर बोथ ऑफ द साइड, आई विल बी टेकिंग स्क्वेयर। और जैसे ही स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के पीछे रीजन भी है, कहीं ना कहीं रूट ओवर को मुझे क्या करना है, गायब करना, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डिफाइन माय डिग्री इटसेल्फ। तो ये होगा 16। और अब जो वैल्यू आपके हाथ में बचने जा रही है वो होगा डी वाई बाई ऑफ डी एक्स टू द पावर 3 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देख रहा हूं कि अब सब चीज बिल्कुल सही सॉर्ट है। अब यहां से आप डिग्री जो देखने जा रहे हैं वो क्या होगा, आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा वो होगा डिग्री। डिग्री कितना है इस प्रॉब्लम के लिए, 2 है। सो द आंसर वुड बी ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। ठीक। Similarly,
इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ मैं। देखिए ये प्रॉब्लम आया हुआ है, द प्रॉब्लम हैव कम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2005, बट द प्रॉब्लम सेज दैट विल सी। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द 3d स्क्वेयर y डिवाइडेड ऑफ dx स्क्वेयर प्लस 4dy बाई ऑफ dx टू द पावर 2 प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेशन करना है मुझे। तो यार बड़ा आसान प्रॉब्लम है, फिर मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होगा वो ऑर्डर डिसाइड करेगा और इसका जो पावर होगा वो डिग्री डिसाइड करेगा, प्रोवाइडेड ये फ्री होना चाहिए किसी भी एक ऐसे फंक्शन से जो इसको पॉलिनोमियल एक्सपेंशन दे, साइन कॉस टेन एक्सपोनेंट ln नहीं है। साथ में जो बचे हुए क्या है लोअर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो कहीं भी किसी भी फ्रैक्शनल पावर से क्या नहीं होने चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं है। तो ये क्या होगा इसका ऑर्डर और इसका जो पावर होगा वही क्या होने जा रहा है, डिग्री। सो आई थिंक यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री as well as the order of any sort or any kind of the differential equation. Is that part clear? अब बेसिकली फिफ्थ सेगमेंट में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आप ये फॉर्मेट अपने बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोला जाएगा। तो ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप इसमें कुछ चीज़ें क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके पास जितने भी डेरिवेटिव टर्म हैं वो सब के सब का जो पावर है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब जितने भी डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट हैं इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में उनकी डिग्री क्या है, 1 है। साथ में जितने भी डेरिवेटिव टर्म है उनके साथ जो मल्टीप्लायर फैक्टर्स हैं, बाय द वे फॉर द टाइम बीइंग आई एम कॉलिंग इट कोएफिशिएंट्स, वो पूरे के पूरे जो कोएफिशिएंट्स थे या तो फंक्शन ऑफ क्या थे, x थे, या फिर ये बोलना ज्यादा अच्छा होगा वो सब के सब क्या थे, फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और या फिर क्या थे, कांस्टेंट थे इंक्लूडिंग 0। सिमिलरली आपका जो राइट मोस्ट पार्ट है वो भी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो इसका मतलब अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सेड टू बी अ लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड its individual derivative component has the degree of 1 and at the same time it is getting multiplied with only and only function of the independent variables including constant। तो कायदे से ये पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए इसके जितने भी डेरिवेटिव्स थे उनके पावर 1 होने चाहिए, और साथ में जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट इंक्लूडिंग 0 हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से भी रिफर किया गया है, इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक चेंज होगा कि जितने भी आपके कोएफिशिएंट्स हैं, जो मैंने बोला था, be the function of x which is nothing but the independent variable and at the same time they can be constant, but here it has been very precisely fed that all of the coefficients which is an minus 1 till a naught they are merely a constant itself। तो एक्चुअली में दो अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। एक तो मैं बोलूंगा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैंने इसमें कुछ भी स्पेशलाइजेशन या क्या नहीं किया है, एक स्पेसिफिक नोटेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये होने जा रहा है सर अलग अलग डेरिवेटिव कंपोनेंट जो मल्टीप्लाई होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और राइट में एक कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, या फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन होगा। अगर बाय द वे मैं बोलता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद दी कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट्स है वो केवल क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो भी इसके कोएफिशिएंट्स है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एंड एट द सेम टाइम द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद दी होमोजेनिटी, और इसको ये बोला जाता है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इंपॉर्टेंटली a linear differential equation is said to be a homogeneous linear differential equation when the capital X becomes 0। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम एज इट इज रखो, और अगर आप कैपिटल X को अगर आप 0 रख देते हैं तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चला जाता है, होमोजेनियस फॉर्म में चला जाता है। इज इट पार्ट क्लियर? यार एक चीज ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके जितने भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स डील करने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट डील करने जा रहे हो, आपको मिलेगा क्या, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर, इससे बाहर कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलने जा रहा। उस एलिमेंट में अगर आप केवीएल और केसीएल लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा और हमेशा
क्या होगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और वो भी किस फॉर्मेट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो हमेशा होने जा रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और इसीलिए आप आगे जाके देखेंगे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कुछ क्या करने जा रहा हूं, हायर ऑर्डर के कैलकुलेशंस करने जा रहा हूं और द सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब मैं देखूंगा मेरे सिलेबस में केवल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, किसके लिए, फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो भी कब, जब आपके कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट है। भाई एक चीज ध्यान दो, आपको पढ़ाया या पूछा क्या जाएगा आपके सिलेबस में, वही तो पूछा जाएगा जिस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इन फ्यूचर सॉल्व करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आएगा कहां से, डिफरेंट आरएलसी सर्किट की केवीएल और केसीएल से। किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, पता चल रहा है वो केवल किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने जा रहा है, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मैं आपको बेट करता हूं, आप घर में बैठ जाओ, जितना भी आरएलसी सर्किट है लगा लो, केवीएल केसीएल लगा लो, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा वो लीनियर फॉर्मेट में ही बनेगा, पहली चीज। दूसरा, उसके जितने भी कोएफिशिएंट्स आएंगे या फिर डेरिवेटिव टर्म्स के साथ जो मल्टीप्लायर क्या होंगे, कोएफिशिएंट फैक्टर्स होंगे, वो सब के सब क्या होने जा रहे हैं, कांस्टेंट होने जा रहे हैं। तो यार गेट भी बड़ा स्मार्ट है, आपसे जो पूछा गया है आपके सिलेबस में जो रखा गया है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो केवल आपके सिलेबस में किसका है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम है। छोटा सा एग्जांपल तो दूं, आप अच्छे से समझोगे कि केवल आपके सिलेबस में। अब ऐसा देखा जाए तो कायदे से प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकता था। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ फंक्शन ऑफ y भी हो सकता था, y स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन उसको आपको सिलेबस में क्यों नहीं रखा गया, वो थोड़ा सा देखना चाहूंगा। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल का ले लेता हूँ। बाय द वे आपके पास क्या है, सीरीज आरएल सर्किट है। ये क्या है, सीरीज आरएल सर्किट है। इट्स अ R, इट्स अ L, इट्स अ V। चलो केवीएल लगाओ यहाँ से, क्या होगा, केवीएल सीधा लिख रहा हूं मैं, V इज इक्वल्स टू क्या होगा, L बाय द वे यहाँ से करंट मैंने मान के चला है I बाई डी टी प्लस R ऑफ I। ये होगा L di बाई डी टी प्लस ऑफ R I इज इक्वल्स टू ऑफ V। आपको क्या लगता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। आपका डेरिवेटिव कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, या तो ये फंक्शन ऑफ t होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन या तो फंक्शन ऑफ t से होना चाहिए था या कांस्टेंट होना चाहिए था। और राइट में जो कंपोनेंट होगा या तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ t बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बताओ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं? बिल्कुल है मेरे भाई। दूसरी चीज, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है, विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, या इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। देख सकते हो यहाँ L आया है, यहाँ R आया है। L कहीं ना कहीं आप सर्किट बाहर से अगर फैब्रिकेट करके लाओगे या फिर L अगर यहाँ प्लेस करोगे तो L विल बी अ कांस्टेंट, एंड सिमिलरली R भी जो प्लेस करोगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो, लेकिन कौन सा बना, लीनियर फॉर्म का बना, और उसमें भी जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ तो छोड़ दो, हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक छोटा सा सर्किट और लो, इज इट पार्ट क्लियर? एक छोटा सा सर्किट मैं और लेता हूँ। बाय द वे मैंने क्या लिया, सीरीज आरएलसी सर्किट लिया। ये बाय द वे मैंने क्या ले लिया, एक सीरीज आरएलसी सर्किट लिया। ये V है, L है, C है, R है। आप यहाँ से फिर से क्या करो, केवीएल लगाओ। केवीएल लगाएंगे तो ये आने जा रहा है कितना, L di बाई ऑफ डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t I ऑफ t प्लस R ऑफ आई टी इज इक्वल्स टू ऑफ V। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन एक चीज ध्यान देंगे, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस यू शुड नॉट हैव एनी डेरिवेटिव कंपोनेंट, सॉरी इंटीग्रल कंपोनेंट। इंटीग्रल कंपोनेंट होगा तो मैं डिफरेंशिएशन करके उसको क्या करूंगा, स्मैश आउट करूंगा। चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द t बोथ ऑफ द साइड। तो यहां से रिजल्ट क्या है, L di स्क्वायर बाय ऑफ dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/c। अगर आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली यहाँ क्या आने जा रहा है, I ऑफ t, और यहाँ आने जा रहा है R di ऑफ t डिवाइडेड बाय ऑफ dt इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया, अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करने की कोशिश करूँ तो ये L di स्क्वायर बाय ऑफ dt स्क्वायर प्लस ऑफ R di t बाय ऑफ dt, t को हटा दो अगर यहाँ से हटा चुका हूँ तो मैं, अदरवाइज इट्स अ फंक्शन ऑफ t, प्लस 1/c I ऑफ t इज इक्वल्स टू ऑफ V। बताओ ये प्रॉब्लम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल है भाई। अगर औकात है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर औकात है तो इसके साथ कभी भी मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ t ला के दिखाओ, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से डिसाइड होने जा रहा है R L और क्या C से। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में एक अच्छा प्रॉब्लम आपसे गेट में पूछा जा सकता है, जब L R या C को फंक्शन ऑफ टाइम बना दे,
तब क्या है, जैसे L मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, R मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, C मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, बट स्टिल वो प्रॉब्लम जो होगा वो क्या होगा, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोनेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं। लेकिन एज फार एज द स्टैंडर्ड RLC सर्किट इज कंसर्न, आई एम वेरी श्योर द रिजल्ट विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसलिए आपके सिलेबस में होना भी क्या चाहिए था, आपके सिलेबस में होना चाहिए था सॉल्यूशन ऑफ दी हायर ऑर्डर में केवल एक ही कंपोनेंट पकड़ा है, या हायर ऑर्डर में केवल आपसे पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो भी किसके लिए, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो भी कब, जब आपके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। देख लो ये क्या है, कांस्टेंट है। अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग, ये क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज व्हाट वी हैड टू लुक इनटू। इज दैट पार्ट क्लियर? अब एक स्टेप और देखना, आपको एक चीज ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ा है कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, दे आर व्हाट, दे आर लीनियर कंपोनेंट और लीनियर एलिमेंट। क्यों? नेटवर्क में आपने पढ़ लिया होगा कि लाइन है, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल को अपन लाइन मानते हैं या फिर लीनियर कंपोनेंट मानते हैं। भाई सबको मारो गोली, एज पर द मैथमेटिक्स R, L और C मिलके हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और अगर ऐसा है तो R, L और C से मिला हुआ पूरा का पूरा सर्किट अगर हमेशा और हमेशा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है तो R, L और C को आज से क्या बोलना चाहिए, we should be calling them as the linear component। तो यहां से आज के बाद से भैया R, L और C they are the linear component। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन नेटवर्क में इसके पास प्रॉपर नहीं है कि RLC को लीनियर नेटवर्क क्यों बोला गया, बट मैथ्स के पास है कि RL से मिलके कभी भी आपका जो इक्वेशन बनाएंगे वो नॉन लीनियर नहीं होगा। नॉन लीनियर का मतलब वो ये बोले भैया डी स्क्वेयर आई डिवाइडेड बाय ऑफ डी टी स्क्वेयर, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ है पता चल रहा है आई का हुआ है। ये नॉन लीनियर तो तभी होगा ना जब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, टी के अलावा या कांस्टेंट के अलावा कुछ भी हो। सिमिलरली आई का हुआ है, इट विल नेवर बी पॉसिबल इन एनी सॉर्ट ऑफ द KVL और KCL which is based on inductor, capacitor or resistor। So put together we can say one thing, all of the RLC based circuit analysis will be based on the linear form of the differential equation, and that too it will come under the constant coefficient. That is why R, L and C will be calling as the linear component from here onwards. Agreed? So you should have the clear cut idea about this particular structure। ठीक, इसको थोड़ा सा अबाउट कर रहा हूं। अब मैं कुछ फटाफट न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं और आपको थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। मैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो जैसे एक पहला प्रॉब्लम लिया मैंने, ये है डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी टी स्क्वेयर प्लस ऑफ वाई डी वाई बाई ऑफ डी टी प्लस y इज इक्वल्स टू ऑफ 2। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कौन से कंपोनेंट के कारण नहीं है? इसके कारण नहीं है। क्यों? बाकी आपके डेरिवेटिव कंपोनेंट बिल्कुल सही थे। किस पावर में थे या डिग्री क्या था इसका, 1 था। लेकिन जितने भी डिफरेंशियल कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लायर फैक्टर या तो क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, या फिर क्या हो सकता है कांस्टेंट। लेकिन ये मल्टीप्लाई हुआ है किससे, y से। सो y इज द रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट विच मेक्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ा बाय द वे, डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई ऑफ डी टी स्क्वेयर टू द पावर 2 प्लस 2 डी वाई बाई ऑफ डी टी प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑफ मे बी ई टू द पावर टी। तो यार ध्यान देना, बाकी तो कोई पंगा नहीं है सच, केवल एक पंगा जो है, आपके जितने भी डेरिवेटिव टर्म होने चाहिए उनका डिग्री क्या होना चाहिए, एक्चुअली में 1 होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको फिर से समझ में आ रहा है ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा आपको, मैं अलग अलग वैरायटीज के प्रॉब्लम यहाँ पर फैब्रिकेट करना कोशिश करूँ तो। ठीक, एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, डी स्क्वेयर बाई ऑफ डी टी स्क्वेयर ऑफ डी एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस डी टी बाई ऑफ डी एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये क्या है, डी स्क्वेयर टी बाई ऑफ डी एक्स स्क्वेयर को याद मत कर चले जाना कि सर यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता कि टी का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। भाई यहाँ एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। क्यों? यहाँ जो भी मल्टीप्लायर फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, क्या है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट, और यहाँ पर केवल क्या है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर से क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिजल्ट तो समझ में आता है कि आपका जो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैंने पहले भी बोला है भाई ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, और ये क्या हो सकता है राइट में कांस्टेंट जीरो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। सो आई थिंक यू शुड हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस आल्सो। ठीक, चलो इसी सीक्वेंस में अगर आप एक स्टेप और आगे जाते हैं, अपन एक वैरायटी और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इफ आई टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मैं फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम कुड बी लाइक बाय द वे मैंने लिया है डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई ऑफ डी एक्स, आप ले लो यहाँ पर 1, यहाँ ले लो 2, 3y इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? डेफिनेटली ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसको और भी क्या करूं, स्पेसिफाई करूं, या फिर क्या करूं इसको और भी स्पेसिफाइड करूं, तो यहां समझने की एक कोशिश करेंगे ये लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन आपका जो क्या है कैपिटल एक्स का कंपोनेंट है, कैपिटल एक्स का कंपोनेंट है वो क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं तो विच टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इट विल बी, इट विल बी अ homogeneous form of the linear differential equation with the constant coefficient। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, लेकिन कोई पूछता है लीनियर है नहीं, बिल्कुल है भैया लीनियर। हाँ, लेकिन अगर आप और भी ज्यादा अच्छे से क्या करना चाहते हो, डिटेलिंग करना चाहते हो लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो किस टाइप का लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ में इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां देखता हूं ये आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है, होमोजीनियस टाइप का है या नॉन होमोजीनियस टाइप का है? डेफिनेटली नॉन होमोजीनियस टाइप का है, नॉन होमोजीनियस टाइप का है। क्यों? क्योंकि अभी आपका e टू द पावर x का जो कंपोनेंट है वो जीरो नहीं है। दैट मींस अंटिल एंड अनलेस द कैपिटल X इज नॉट जीरो, डेफिनेटली दैट विल नॉट फॉल अंडर द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो नॉन लीनियर है, तो इसके बारे में मैं कुछ बोलने ही नहीं जा रहा। ठीक है, सो यू शुड हैव द फेयर आइडिया अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। यार एक चीज ध्यान देना, कब आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और कब आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा एक नॉन होमोजीनियस फॉर्म में होगा, इसके बारे में देखते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर आपने एक सीरीज आरएल सर्किट लिया है, क्या लिया है, सीरीज आरएल सर्किट लिया है, और यहां अगर आपने फिजिकल इनपुट लगाया है, समझने की कोशिश करना, फिजिकल इनपुट लगाया है, यहाँ पर क्या है आर है, एल है, यहाँ क्या है आई है, और यहाँ क्या है वी है। और एक सिनेरियो लिया है कि मैंने क्या किया है, फिजिकल इनपुट नहीं लगाया है, हो सकता है मैं क्या कर रहा हूँ इसकी ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहा हूँ। ये क्या है, आर है, एल है, और इनिशियली देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। चलो अभी फॉर द टाइम बिंग आई हैव अज्यूम द करंट इज आई। तो यहाँ अगर लूप लोगे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट्स एल डी आई बाई डी टी प्लस ऑफ आर आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ऑफ वी। तो यार एक चीज तो क्लियर है, ये क्या है, लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं एक स्टेप और आगे जाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट इज गोना बी कमिंग अंडर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और मजेदार चीज ये है, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है? भाई ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल एक्स का कंपोनेंट यहाँ क्या है, नॉन जीरो है। अगर आप यही कैलकुलेट यहाँ करें तो ये होगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू, आप केवीएल में क्या है, कोई भी वोल्टेज सोर्स का कंपोनेंट नहीं है, क्या होने जा रहा है, जीरो। फिर से क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ द कोएफिशिएंट एज कांस्टेंट। बट मजेदार चीज ये है कि अब इसका कैपिटल एक्स का कंपोनेंट क्या है, जीरो है। तो ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। ये होने जा रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। Sorry, here it's a non-homogeneous,
नॉन होमोजीनियस एंड हियर इट्स अ होमोजीनियस। तो आप एक चीज ध्यान देना, किसी भी एक सर्किट से होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनाएंगे, वो तभी ही बनेगा जब आपके सर्किट में एक सोर्स प्रेजेंट हो। सोर्स अगर प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली आप पूरा का पूरा लूप लगाओगे, एक v बचेगा, कहां चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। v तो छोड़ दो, कल के दिन ये v जो है e टू द पावर t भी हो सकता था, तो ये v की जगह में क्या हो सकता था, e टू द पावर t। बट एनीवेज अंटिल एंड अनलेस सोर्स इज नॉट किल्ड, सोर्स अगर जिंदा है तो क्या होगा, राइट का कैपिटल X जिंदा होगा, और राइट का अगर कैपिटल X जिंदा है तो डेफिनेटली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपने इसको किल कर दिया तो ये बनने जा रहा है लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार एक मजेदार कंपोनेंट जिसमें आपको देख के समझ में आ गया होगा, क्या सब के सब आरएलसी सर्किट बनाएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी, अगर आरएलसी अगर तीनों के तीनों के हैं कांस्टेंट कंपोनेंट है, तो ये एक चीज भी ध्यान देना, जो आपका लीनियर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहां फॉर्म करेगा, कहां फॉल करेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के पास फॉल करेगा। और अगर उस सर्किट में एक जीता जागता सोर्स है, जीता जागता सोर्स है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो था ही था, वो किस फॉर्म में फॉल करेगा, नॉन होमोजीनियस फॉर्म में। और अगर बाय द वे सोर्स नहीं है, केवल आप ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो कहां फॉल करेगा, कहां फॉल करेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बट होमोजीनियस फॉर्म। तो मेरे हिसाब से आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा, ये पूरी की पूरी जो मैंने स्टडी की है आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूं। यहां बात करूंगा मैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कितने काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये दो अलग अलग काइंड ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक होगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और एक हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कूलर सॉल्यूशन। देखेंगे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एक एग्जांपल्स लेके समझाओ। तो बाय द वे एक एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता, एक एग्जांपल बाय द वे आप किसका ले सकते हो, चलो मोशन का ही ले लो। बाय द वे मैंने क्या लिया है मोशन के इक्वेशन के लिए, dv बाई dt इज इक्वल्स टू कितना था, a था। बाय द वे मैंने a को फॉर द टाइम बीइंग क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है, कितना है 2। तो बाय द वे अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है और उसको जो क्या मिला है, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट मिला हुआ है, या फिर क्या है वो फील कर रहा है। बाय द वे वो कितना है, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बाय द वे, बट एनीवेज फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेकिंग इट 2। तो यहां से v की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, विल टेक का इंटीग्रेशन बोथ ऑफ द साइड। देखा था ये क्या है 2t प्लस c। तो एक चीज ध्यान देना, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू मे बी 2 सेकंड पे, ये वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस c। आप अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हो, क्या 4 प्लस c। लेकिन अगर यही डिटेल कुछ ऐसा होता, dv बाई dt इज इक्वल्स टू अगेन 2, एंड साथ में कुछ डिटेल दिया हुआ है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू ऑफ 0 पे। बाय द वे आपका ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम वुड हैव बीन गिवन द dv by dt is equals to 2 is getting satisfied by a particle which is moving a certain what constant acceleration and its initial speed was 0 or the particle was what started moving from the rest at time t is equals to 0। ये वैल्यू कितनी आ गई 0। आंसर तो यही आने जा रहा है v इज इक्वल्स टू 2t प्लस c। यार v जो होगा वो क्या होगा, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है 0 है, ये होगा प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू क्या समझ में आई 0। यहां से कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया है, यहां से v इज इक्वल्स टू कितना आया था 2t प्लस c, और यहां से v इज इक्वल्स टू कितना आया 2t। एनीवेज दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, और ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जो रिजल्ट होगा जनरल सॉल्यूशन कब कहलाएगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा। ध्यान देना, अगर आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला, अगर उसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब आपने आर्बिट्री कांस्टेंट को एक्सक्लूसिवली कोई एक नंबर से रिप्लेस नहीं किया है, तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द आर्बिट्री कांस्टेंट हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड, दैट मींस दे आर प्रेजेंट। यहां इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब होगा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक।
इसका मतलब आपने कोई एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस नहीं की है, द सी इज सॉर्ट ऑफ सी, दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रिसाइज इन नेचर। बट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाम देख के समझ में आ रहा है, यहां आप आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह में क्या करोगे, कुछ नंबर फीड करोगे। क्या करोगे, कुछ नंबर फीड करोगे। वो नंबर्स आएंगे कहां से, आपको कुछ क्या दिए हुए होंगे उस प्रॉब्लम का, या फिर उस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप अप्रोच कर रहे हो उसके किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे आपको क्या दिया हुआ होगा, डिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू दी हुई होगी। लाइक हियर द v हैज बीन गिवन एज 0, और यहां से मेरे को समझ में आया मैंने क्या करना है, c को क्या करना है, 0 फीड करना है, और c को जैसे 0 फीड किया तो मेरे पास अब जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? The general solution is nothing but the solution of the differential equation with the arbitrary constant, or the precise value of the arbitrary constants has not been fed. But once the precise value of the arbitrary constants has been fed by taking the input from few of the additional information given in the problem, once the value of arbitrary constant is fed, the solution becomes the particular solution. So this is nothing but the general solution of this particular problem, and this is nothing but the particular solution of this problem. Why? Because the C was precisely kept as 0 for this particular problem. अग्रीड? तो यार एक चीज ध्यान देंगे, आपका अगर बाय द वे कल के दिन आप सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, चाहे वो क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो या फिर हायर ऑर्डर का हो, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरे सॉल्यूशन दो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करेंगे। या तो क्या हो सकता है, वो जनरल सॉल्यूशन में आपके जो जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, वो कायदे से आप एग्जैक्ट फीड नहीं करने जा रहे हो, और जिस दिन आप एग्जैक्ट उसको फीड करने जा रहे हो तो बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन का बिहेवियर होगा या स्ट्रक्चर होगा वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, दैट विल फॉल अंडर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।